हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिश शुरा है। अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चंस वगैरह आए हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर अपन क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, तो जो आईएनए, ठीक है, आईएनए और जो आज़ाद हिंद फौज है वो, और जो आरआईएन वगैरह की म्यूटिनी वगैरह थी वो चीज़ें, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन आया था 2021 में, और ये उससे पहले का कुछ का क्वेश्चन है। साल यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप लोग देख सकते हैं कब का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के अंदर क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों and are remembered as A. Leaders of Swadeshi and boycott movement, B. Members of the interim government in 1946, members of the drafting committee in the Constituent Assembly, officers of the Indian National Army। ठीक है, तो ये चार आपके ऑप्शन हैं। सही जवाब इसमें से है ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए। ये जो तीनों लोग हैं, ये तीनों लोग कौन हैं? इन तीनों में से एक हिंदू है, दूसरा जो है मुस्लिम है, और तीसरा एक सिख है। ये बताना क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब अपन आरआईएन म्यूटिनी और जो आईएनए के ट्रायल्स हैं, जब आईएनए के ट्रायल्स पाएंगे तब ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये तीनों, इन तीनों का जो रिलीजन है, इन तीनों के रिलीजन ने पूरे इंडिया को एक साथ कैसे यूनाइट कर दिया, ठीक है। तो उसे अभी समझेंगे। उसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है? और एक ही क्वेश्चन और है। अच्छा, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपन नेक्स्ट जो है आगे एक दो किसी भी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को, जो नेक्स्ट अपना टॉपिक होने वाला है वो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट ही होने वाला है, तो वो वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की अगर बात देखें तो म्यूटिनी और इन आरआईएन, रॉयल इंडियन नेवी, तो ये रॉयल इंडियन नेवी अपन इसके साथ में ही पढ़ने वाले हैं, इसे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट को किसी और अपन थीम के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर भी ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं, मेरे ख्याल से 6-7 क्वेश्चन क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर आए हैं। और सेकंड आरटीसी, आरटीसी के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हैं, इन्हें थोड़ा बाद में, थोड़ा लेटर टाइम में डिस्कस करेंगे। पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें डिस्कस करेंगे। चलो, आईएनए की अगर बात करें, आईएनए जो है 2 फेज के अंदर आईएनए को अपन डील करने वाले हैं। जो पहला फेज था वो मोहन सिंह जी के अंदर था, मोहन सिंह, ठीक है। ये कौन थे? ये एक आर्मी ऑफिसर थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर रह चुके थे, और उसके बाद में जो है रिटायर हो गए थे, या जो भी रिटायर वगैरह ले लिया था। एक सेकेंड, ऑलराइट। मोहन सिंह के बारे में मैं आपको बता रहा था, एक्स आर्मी मैन थे ये, ठीक है, रॉयल इंडियन आर्मी के अंदर ये जो है ऑफिसर थे। अब क्या इनका एक आइडिया होता है, ये एक प्लान बनाते हैं कि हम जो पीओडब्ल्यूज हैं, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं, उन सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, क्या चल रहा है अभी, वर्ल्ड वॉर चल रही है ना, तो वर्ल्ड वॉर के अंदर जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उन सब के, जो इंडियन ओरिजिन के प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं, ठीक है, उन सबको लाते हैं और उन सब से एक आर्मी बनाते हैं। उस आर्मी को क्या नाम देंगे? आईएनए नाम देंगे। आईएनए क्या चीज़ होगी? इंडियन नेशनल आर्मी, या फिर आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज का जो आइडिया था, वो आइडिया किसने दिया, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, है ना। उसके अंदर आएगा राज बिहारी बोस ने दिया, मोहन सिंह ने दिया, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने दिया, या फिर एक फोर्थ कोई और पर्सन आ जाएगा। क्या बोलेंगे आप? मोहन सिंह जी ने दिया। समझ में? अब राज बिहारी बोस और जो सुभाष चंद्र बोस है, इन्हें क्यों बताया? क्योंकि एक पॉइंट पर इन दोनों ने भी आईएनए को कमांड करा है। समझ में? एक एक पॉइंट पर दोनों ने आईएनए को कमांड करा है, ठीक है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आइडिया की किसने दिया है, ये जो है नींव किसने रखी थी, तो नींव मोहन सिंह ने रखी थी। समझ में? अब 1942 के अंदर इन्होंने ये आइडिया किसको दिया? जो जापानीज फोर्सेस थी उनको ये आइडिया दिया, है ना। वर्ल्ड वॉर के अंदर ये थे, जापानीज को आइडिया दिया कि भाई ऐसा ऐसा करते हैं, ये चीज़ करते हैं। इसके बाद क्या चीज़ हुई? जापानीज ने कहा ठीक है, जापानीज के पास जितने भी इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे वो सारे के सारे उन्होंने मोहन सिंह को दे दिए। और 1942 के एंड तक इनके पास जो आईएनए है उसके अंदर अराउंड 40,000 जो है साइन अप्स हो चुके थे, ठीक है। 40,000 लोगों ने इसको साइन कर लिया था कि भाई हम भी तैयार है, हम भी तैयार है, हम भी तैयार है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि साइन अप होने से खाली क्या होता है? देखो, इन जो मोहन सिंह है और इन्होंने एक बात ये रखी थी कि अगर आईएनसी चाहेगी, अगर पीपल ऑफ इंडिया चाहेंगे, तो ही हम जो है इसको एक्शन में लेकर आएंगे। समझ में आया? तो ही हम जो ये आईएनए है इसे वाकई एक्शन में लेकर आएंगे, बाकी नहीं लाएंगे। तो उन्होंने ये 40,000 लोगों ने साइन अप तो करा, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट पर एक जो है छोटी बटालियन टाइप प्रिपेयर करने के हिसाब से 16,000 मैन को, मोर देन 16,000 मैन को रेस कर दिया। समझ में आया?
इस बात पर क्या हुआ, इस बात पर जो है कुछ डिफरेंसेस वगैरह हुए जापानीज़ के। जापानीज़ को चाहिए था कि नहीं तुम जो है सिर्फ 20,000, सिर्फ 2,000 को ही करो, और जो भी ये ऐसा ऐसा कुछ था, ठीक है। जिसके ऊपर जो है इन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमको इतना बड़ा होना चाहिए, शो ऑफ स्ट्रेंथ होना चाहिए, ये सब कुछ कुछ बातें थी। बाद में अगर बात बैठी नहीं तो मोहन सिंह को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ये था फर्स्ट फेज़। फर्स्ट फेज़ के अंदर बस इतना से ही हुआ। तो सेकंड फेज़ में क्या होता, सेकंड फेज़ जो है उसे समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले तो जो रास बिहारी बोस हैं, रास बिहारी बोस के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कौन है, ये वही है रास बिहारी बोस जिन्हें अपन ने सचिन सान्याल के साथ में देखा था। और कहाँ पर देखा था इन्हें देखा था अपन ने जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो जिमरमैन प्लान था, जो गदर पार्टी थी, और उन सारी चीज़ों के अंदर अपन ने इनको देखा था, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो सब चीज़ें नहीं देखी है तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, उससे समझ में आएगा कि कहाँ से चल रही कहानी, क्या हो रही है। तो क्या होता है कि जिमरमैन प्लान वगैरह वो सब चीज़ें, गदर पार्टी वगैरह फेल हो जाती है। फेल होने की वजह से ये जो है इंडिया से भाग जाते हैं। और इंडिया से भाग के कहाँ जाते हैं, जापान जाते हैं। जब ये जापान जाते हैं तब जापान जो है वॉर में नहीं था, तब ब्रिटिश, इंडिया और जापान ये सब वॉर में नहीं थे। फिर बाद में वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती है। अच्छा, जब जब तक ये वॉर वगैरह छिड़ती है तब तक ये वहाँ के नेचुरलाइज सिटीजन बन चुके होते हैं। क्या बन चुके होते हैं, नेचुरलाइज सिटीजन बन चुके होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कुछ वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस फाउंड करी थी, जैसे कि इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। नाउ दिस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी समझेंगे। इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये इन्होंने इंडिया तो छोड़ दिया लेकिन इंडियन नेशनलिज्म कभी भी नहीं छोड़ पाए, ठीक है। वहां पर जाकर भी ये जो है इंडिया के नेशनलिज्म, इंडिया के फ्रीडम, इंडिया की इंडिपेंडेंस, इंडिया के स्वराज के लिए इतने ज़्यादा वोकल थे, इतने ज़्यादा इन्होंने एफर्ट्स डाले, जो कि मतलब अपने आप में सराहनीय है। समझ में आया। उसके बाद क्या चीज़ हुई, उसके बाद इनको सुनने में आया कि भाई सिंगापुर के अंदर जो है ऐसा कोई मोहन सिंह करके है, और वो ऐसी आर्मी वगैरह रेस कर रहा है, और ये बहुत ये मतलब इस बात से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि यार ये तो जोरदार बात है, मेरे को भी जाना है वहाँ पे, मैं भी देखूंगा आईएनए वगैरह कैसा है क्या है, मुझे भी पता करना है। तो ये जो है सिंगापुर चले जाते हैं। सिंगापुर उस टाइम पे जापान के कब्जे में था, समझ में आया। सिंगापुर, इंडोनेशिया वगैरह, ये सब, इन सब जगहों पर जापानीज़ ने कब्जा कर लिया था। तो ये भी सिंगापुर जाते हैं। सिंगापुर जाने के बाद उसी समय साइमल्टेनियसली क्या हो रहा होता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि मोहन सिंह को अरेस्ट कर लेते हैं। अब मोहन सिंह तो मोहन सिंह थे, ये तो एक जापानीज सिटीजन है, मैंने बताया ना, नेचुरलाइज सिटीजन बन चुके हैं, रास बिहारी बोस। तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इनकी जो ये कम्युनिटी वगैरह जो भी आप कुछ कह लो, ये थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसके अंडर आईएनए की बागडोर दे देते हैं जापानीज। और इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन रास बिहारी बोस थे, बट ऑब्वियस है ना। तो आईएनए की लीडरशिप अब किसके पास आ जाती है, अब आईएनए की लीडरशिप आ जाती है रास बिहारी बोस के पास। उसके बाद में कुछ टाइम बाद सुभाष चंद्र बोस आएंगे और उन्हें मिलेगी, बट वो समझने से पहले एक बार सुभाष चंद्र बोस का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, और ये समझते हैं कि अभी वो कहाँ पर हैं एग्जैक्टली, समझ में आया। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर कुछ बेसिक बात करें सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो इन्होंने जो है इंडियन सिविल सर्विसेज क्रैक करा था, फिर छोड़ दिया था। गांधी के साथ जो है इनका बहुत ज़्यादा क्लैरिटी वगैरह बनी नहीं थी, मतलब इनका जो पिच है वो एक पाथ पे आती नहीं थी। और इनको ये बात क्लियर हो चुकी थी कि गांधी का जो तरीके हैं, गांधी के जो तौर तरीके हैं गांधी जी के, वो मेरे तौर तरीके कभी हो नहीं सकते, है ना। गांधी जी जो नॉन वायलेंस वगैरह की बात कर रहे हैं, उससे इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती, ऐसा इनका मानना था। उसके अलावा जो है इन्होंने ये कहा कि आईएनसी जो कांग्रेस है वो डिटरमाइंड है गांधी को फॉलो करने को, और वो उनके अलावा और किसी चीज़ को सोचेगी नहीं, ठीक है। और ये थोड़े रेवोल्यूशनरी टाइप माइंडसेट के थे, है ना, जैसे रास बिहारी बोस भी हैं, तो ये भी थोड़े रेवोल्यूशनरी टाइप माइंडसेट के थे। तो ये क्या करते हैं, ये जो है इस चक्कर में रशिया जाते हैं, ठीक है। ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पे तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, ये रशिया जाते हैं। उस समय पे इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो पहले जेल में गए थे, फिर उसके बाद जो है ये हाउस अरेस्ट में थे, फिर उसके बाद वहाँ से भाग गए। तो कुछ नकली एलियासेस इन्होंने खूब सारे बनाए, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं बुक में लिखा हुआ सब कुछ। कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। चलो देखो, अप्रोच रशिया, फिर ये रशिया जाते हैं। जब ये रशिया जाते हैं तो उसी समय क्या होता है कि रशिया जो है वो अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन कर लेता है, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर आ जाता है और ब्रिटेन को ज्वाइन कर लेता है,
समझ में आया? ये तो ब्रिटेन के अगेंस्ट है ना, ये तो भाई ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर कब्जा कर रखा है, ये तो ब्रिटेन के अगेंस्ट है। अगर वो ब्रिटेन को ज्वाइन कर लेता तो क्या रशिया कभी ब्रिटेन के अगेंस्ट जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये दुखी होते हैं, फिर ये क्या करते हैं, फिर ये वहां से जर्मनी जाते हैं, क्योंकि जर्मनी जो है वो ब्रिटेन का इस समय पर दुश्मन है। तो जैसे जर्मनी जाते हैं, जर्मनी जाकर हिटलर से मिलते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं वो इन्हें टाइटल देते हैं नेताजी का। तो जो नेताजी का टाइटल इन्हें कहाँ से मिला है? नेताजी का टाइटल इन्हें जर्मन से मिला है। समझ में आया? ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद वहाँ पर जर्मनी जाकर जो है ये एक आर्मी रेस करते हैं उन्हीं पीओडब्ल्यू से वापस। जैसे मोहन सिंह का एक आइडिया वो था, एक आइडिया इनका भी है, आइडिया सेम है, मिलता जुलता आइडिया है। समझ में आया? आइडिया सेम है। जैसे मेरा प्रिपरेशन करने का ये तरीका है ना, हो सकता है आपका भी यही तरीका हो, है ना, हो सकता है अपन दोनों का तरीका जो है साइमल्टेनियसली आया ना, मैंने आपको बताया ना आपने मुझे बताया, है ना, तो वैसी वाली बात। तो ये जो है इनका एक आइडिया होता है, फ्रीडम आर्मी रेस करेंगे, उसका नाम होगा मुक्ति सेना। तो अब समझना क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सी जो है आर्मी किसने, या ऐसे मान लो कि भाई वो भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग टाइप का भी आ सकता है, जिसके अंदर आ जाएगा कि आईएनए जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने रेस करी, और जो मुक्ति सेना है, फ्रीडम आर्मी जो है वो मोहन सिंह ने रेस करी। ये सही है कि गलत है? गलत है, इसका उल्टा हो रहा है, ऑपोजिट। समझ में आया? सुभाष चंद्र बोस ने फ्रीडम आर्मी को रेस करा था और मोहन सिंह ने आईएनए को रेस करा था, बाद में दोनों चीज़ें मर्ज हो जाती हैं। ये जो फ्रीडम आर्मी या मुक्ति सेना होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर पीओडब्ल्यूज होते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, किसके? जर्मनी और इटली के। जो आईएनए था उसके अंदर किसके प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे? उसके अंदर प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे किसके? जापान के। समझ में आया? ठीक है। और हैं दोनों इंडियंस, ठीक है, दोनों तीनों तरफ, मतलब जो भी इंडियंस हैं, ठीक है, इंडियन साइड के, उन सबको पकड़ रखा है। फिर क्या चीज़ है, उसके अलावा ये यहाँ पे नारा भी देते हैं जय हिंद का, तो नेताजी का ये नहीं यहाँ पे मिलता है, जय हिंद का ये नारा देते हैं। और जो है फर्स्ट टाइम, हाँ ये भी एक फैक्ट है कि फर्स्ट टाइम गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कौन बोलता है? तो फादर ऑफ नेशन फर्स्ट टाइम एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं। डिस्पाइट उनके काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे गांधी जी के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी वो गांधी जी की रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे। और ये बहुत ज़्यादा एक देखो शानदार बात है, इसको समझने वाली बात है। जैसे लेट्स से ठीक है कि मुझे मान लो एक पार्टी पसंद है, ठीक है, कोई भी पार्टी, आपको कोई और पार्टी पसंद है, पॉलिटिकल पार्टी, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपन उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो है ओपन होके कुछ डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई देखो मेरी जो पार्टी है उसके ये वाले पॉइंट्स मुझे अच्छे लगते हैं, और आपकी जो पार्टी है उसके ये वाले पॉइंट्स मुझे अच्छे नहीं लगते। हो सकता है कि आपको वही पॉइंट्स पसंद हो, लेकिन जो भी हो सकता है ना, लेकिन अपन जो है उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें, मैच्योर तरीके से डिस्कशन वगैरह करें, इसकी आज भी ज़रूरत है। तो जैसे यहाँ पर देखो, इस चीज़ को आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट टाइम जो गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बोला था, आज भी अपन गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, किसने बोला था, किसने एड्रेस करा था? सुभाष चंद्र बोस ने करा था, ठीक है, एक रेडियो के द्वारा, याद रखना। अब सेकंड फेज देखो, सेकंड फेज यहाँ तक अपन ने रास बिहारी बोस वगैरह ये सब चीज़ें अपन ने समझ ली। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट क्या होता है कि फिर ये वहाँ से जर्मनी से जाते हैं सिंगापुर, और सिंगापुर में आकर जो है आईएनए की कमान जो रास बिहारी बोस है वो इन्हें दे देते, क्योंकि रास बिहारी बोस वैसे भी बहुत ज़्यादा उनकी एज हो गई थी, ठीक है, तो वो जो है आईएनए की कमान अब इन्हें दे देते हैं, और ये जो है आईएनए के सुप्रीम कमांडर बन जाते हैं। समझ में आया? उसके बाद क्या चीज़ होती है, उसके बाद जो है ये सिंगापुर के अंदर ही एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनाते हैं, प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट। सिंगापुर में इंडियन गवर्नमेंट बना रहे हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई सिंगापुर में पहली इंडियन गवर्नमेंट किसने बनाई थी? बहुत ज़्यादा आपको लगेगा भाई ये वो, ऐसा ऐसा नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद देखो, इन्होंने उसके बाद ये प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ वॉर डिक्लेयर कर दी थी यूके और यूएस के ऊपर, और इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को जापान और जर्मनी और इटली वगैरह इन लोगों ने रिकग्नाइज भी करा था। समझ में आया? ठीक है, तो यूके और यूएस के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी थी। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा इसी के अंदर ये जो आईएनए है, इसी के अंदर एक विमेंस डिवीजन बनाया था जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। याद रखना है, रानी झांसी रेजिमेंट फर्स्ट टाइम कहाँ बनाए? आईएनए में बनाए। किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। कहाँ पर बनाया? सिंगापुर में बनाया। समझ में आया? फिर हेडक्वार्टर, इसका जो हेडक्वार्टर था ये उस समय तो सिंगापुर था, फिर बाद में जो है धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते गए थे, और फिर बाद में जो है हेडक्वार्टर इसका शिफ्ट कर लिया था रंगून में। रंगून कहाँ पर है? रंगून उस समय बर्मा में और आज की तारीख में म्यांमार में है। ठीक है, रंगून अपने लिए बहुत ज़्यादा क्लोज था, अपनी काफ़ी क्लोज सिटी है रंगून।
ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, वॉर क्राई चलो दिल्ली, ये भी इन्होंने ही दिया था, चलो दिल्ली, तो चलो दिल्ली याद रखना है। उसके अलावा जय हिंद किसने दिया वो भी याद रखना है। उसके अलावा जो है नेताजी इन्हें कहाँ मिला, ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, वन डे एग्जाम्स में आ सकते हैं और यूपीएससी के अंदर डायरेक्टली नहीं आएंगे, लेकिन यूपीएससी में क्या होगा, 3-4 स्टेटमेंट आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 3 स्टेटमेंट आएंगे, उन 3 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ये इनमें से कोई एक हो सकता है, समझ में आया। उसके अलावा जो है फादर ऑफ नेशन वाला मैंने आपको बता दिया। फिर क्या चीज़ है, फिर एक पॉइंट ऐसा भी आता था कि जब जो है जापानीज़ ने अंडमान और निकोबार को कब्ज़ा लिया था, और जब उन्होंने अंडमान और निकोबार को कब्ज़ा लिया था तो फिर उन्होंने अंडमान निकोबार इनके हाथ में दे दिया था, सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दे दिया था, और इन्होंने इसका नाम चेंज करा था, और नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया था शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप ही। क्या नाम रखना है, क्या याद रखना है, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, ठीक है, इन दोनों को याद रखना है। क्वेश्चन आ जाएगा कि अंडमान निकोबार को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कौन बुलाता है। वैसे भी अंडमान निकोबार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसलिए याद रखना। उसके अलावा 1944 के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया फादर ऑफ नेशन वाला। उसके अलावा ऑक्यूपाइड मोइरांग, मोइरांग एक जगह है कहाँ पर, मणिपुर में, उसे जो है आईएनए ने ऑक्यूपाई कर लिया था, वहाँ पे कुछ टाइम तक ये रहे भी थे। फिर क्या हुआ, फिर बाद में जो है वर्ल्ड वॉर 1 हार गया था, जापान जो है हार रहा था, और एलाइड फोर्सेस ने वापस से ये मोइरांग जो है इस जगह को कैप्चर कर लिया था। इस जगह को कैप्चर करने के बाद में फिर जापान ने भी 1945 15 अगस्त 1945, अपन को इंडिपेंडेंस कब मिली, 15 अगस्त 1947, समझ में आया। और 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। जापान ने सरेंडर कर दिया था, और जापान के सरेंडर करने के साथ में आईएनए ने भी सरेंडर कर दिया था। जब जापानीज आर्मी सरेंडर कर गई तो फिर आईएनए तो फिर क्या करती, समझ में आया, ठीक है। तो आईएनए ने भी सरेंडर कर दिया था, और जापान के सरेंडर करने से पहले ऑलरेडी जर्मनी और इटली तो बहुत पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, समझ में आया, ठीक है, लास्ट जापान ही बचा था। चलो ये हो गया। और जापान कब सरेंडर करता है, हिरोशिमा नागासाकी के बाद, ठीक है। ये बैकग्राउंड वगैरह हो गए। आई होप इसमें किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है। अभी इसका वापस रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से पहले एक बार आईएनए ट्रायल समझ लेते हैं, जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का उसको समझते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो है इनकी कास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनका रिलीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो 3 जने हैं। क्यों, क्योंकि आईएनए इनको हरा दिया, आईएनए ने सरेंडर कर लिया, इतने सारे लोगों को पकड़ लिया गया। फिर क्या चीज़ होगी, फिर ये जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर वगैरह है, इन सब का, अब इतने सारे लोग हैं भाई, छोटे मोटे 10-15-20 लोग तो है नहीं, हज़ारों की संख्या में लोग हैं। तो जो हज़ारों की संख्या में लोग हैं, इनका ट्रायल भी करना पड़ेगा, है ना, इनका जेल वगैरह होगी, ट्रायल वगैरह भी प्रोसेस होगा। तो इनका ट्रायल, ये ब्रिटिशर्स ने सोचा कि लोगों के अंदर फियर बनाने के लिए, कि तुमने देखो हमारे खिलाफ ये करने की कोशिश करी, लोगों के अंदर फियर बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, इनके पब्लिक ट्रायल सोचे कि जो भी आईएनए के ऑफिशियल्स वगैरह थे उनके पब्लिक में, ओपन पब्लिक में अपन ट्रायल्स करेंगे, समझ में, कोर्ट रूम के अंदर नहीं करेंगे बल्कि ओपन पब्लिक में करेंगे। तो फर्स्ट ट्रायल जो था वो सेट हुआ रेड फोर्ट के अंदर। कहाँ पे सेट हुआ, रेड फोर्ट में। फर्स्ट ट्रायल के अंदर ही क्या खेल हो गया वो समझाता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ट्रायल रेड फोर्ट में सेट हुआ। फर्स्ट ट्रायल के अंदर ही 2 बोन ऑफ कंटेंशन बैठ गए थे। पहली बात तो ये थी कि ये जो 3 जने थे जिनके बारे में अभी अपन ने देखा, कौन कौन से, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल, इन तीनों लोगों के बारे में अपन ने देखा। इन तीनों लोगों को एक साथ, ये तीनों जो ऑफिसर्स थे आईएनए के, इन तीनों को एक साथ एक ही उसके ऊपर खड़ा कर दिया, समझना, कटघरा या जो कुछ भी आप बोल दो, उसके ऊपर खड़ा कर दिया, एक ही स्टेज पे खड़ा कर दिया। इससे क्या होता है, बात समझना, इंडिया जो कि कम्युनलिज्म के ऊपर भयानक बटा हुआ है, जिसको अगर आपको राज करना है, जिसके ऊपर अगर आपको राज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड एंड रूल लगाना पड़ेगा। ये तब भी उतना ही जो है वो था, बेनिफिशियल था 1857 में, जितना आज 2022 में है। अगर इंडिया के ऊपर राज करना है तो इंडिया, ये हिंदू मुस्लिम और ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप एक स्टेज के ऊपर एक हिंदू को, एक मुस्लिम को और प्लस एक सिख को भी, अरे हिंदू मुस्लिम अपने आप में बहुत थे, आपने एक सिख को भी खड़ा कर दिया, अब सोचो क्या होगा। समझ में आया, तो वही होगा। तो इस बात के ऊपर जो है सारे के सारे, पूरा का पूरा इंडिया एक साथ यूनाइट हो जाता है और सबके सब पागल हो जाते हैं। जितने भी लोग थे, लिबरल्स थे, कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, जितने भी लोग थे, यूनियनिस्ट थे, हिंदू महाजन, ये हिंदू महासभा वाले थे, उसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, जितने भी लोग थे सारे के सारे यूनाइट हो जाते हैं। जितने भी जो है शॉपकीपर्स थे, ये थे, वो थे, सब के सब एक साथ यूनाइट हो जाते हैं, सबके सब पागल हो जाते हैं कि नहीं, इनको सज़ा नहीं होगी, बस
ठीक है, तो ये बात होती है। उसके बाद क्या चीज़ होती, एक तो ये चीज़ थी। दूसरा जो बड़ा मेजर बोन ऑफ कंटेंशन था वो ये था कि जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी को यूज़ किया जा रहा था, जो उस समय रॉयल इंडियन आर्मी बोलते थे, रॉयल इंडियन आर्मी, रॉयल इंडियन नेवी, इन सबको यूज़ किया जा रहा था वियतनाम और इंडोनेशिया में, ताकि फ्रेंच और डच की कॉलोनीज वापस रिस्टोर कर सकें। वियतनाम और डच क्या है, अलग कंट्रीज है। वहां पर फ्रेंच और सॉरी वियतनाम और इंडोनेशिया क्या अलग कंट्रीज है, वहां पर फिर फ्रेंच और डच क्या है, ये भी अलग अलग कंट्रीज है ना। अब उनकी जो आर्मीज हैं, उनको मतलब उनका जो कंट्रोल है उसे दूसरी कंट्री के अंदर बनाने के लिए हमें यूज किया जा रहा है, जो कि खुद यूज हो रहे हैं। तो सोचो हमें कैसा लगेगा, समझ में आया। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, इसके ऊपर जो पूरी आर्मी और नेवी वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। फिर क्या चीज़ होती है, फिर बॉम्बे सेशन, यहाँ पे ये याद रखना 1945 के अंदर बॉम्बे सेशन होता है। सेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, किसका सेशन, कांग्रेस का सेशन। तो सेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, बॉम्बे सेशन होता है जिसमें कांग्रेस बोलती है कि हमारा फुल सपोर्ट है। डिफेंस जो इनको प्रोवाइड करते हैं, लीगल डिफेंस कौन प्रोवाइड करते हैं, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू। अभी कैलाश नाथ काटजू कौन है, देखो तेज बहादुर सप्रू कौन है, ये जो है ये लिबरल होते हैं। ठीक है, लिबरल्स वगैरह के बारे में अपन पढ़ते हैं तो ये लिबरल होते हैं। जवाहरलाल नेहरू तो जो है आईएनए के भी सॉरी आईएनसी के भी मेंबर होते हैं, और उसके अलावा सीकेएसपी वगैरह के भी मेंबर होते हैं। ठीक है, सोशलिस्ट भी होते हैं। कैलाश नाथ काटजू कौन है, कैलाश नाथ काटजू को अगर आपको ध्यान होगा तो जस्टिस काटजू का नाम सुना कभी आपने, जस्टिस काटजू, मार्कंडे काटजू। तो मार्कंडे काटजू अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, कंटेम्प्ट वगैरह के कुछ केस भी चले इनके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं। तो ये जो हैं ये इनके दादाजी हैं, कैलाश नाथ काटजू, समझ में, मार्कंडे काटजू के दादाजी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, उसके अलावा किस किस ने सपोर्ट करा, मुस्लिम लीग ने, कम्युनिस्ट ने, यूनियनिस्ट ने, आरएसएस ने, एचएमएस ने। एचएमएस क्या चीज़ है, हिंदू महासभा। उसके अलावा सिख लीग ने, अकालीज ने। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सब समझ में आया। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, ये तो चल ही रहा था, ये जो है ट्रायल वगैरह चल रहे थे। फिर जो लास्ट नेल इन द कॉफिन है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, ध्यान भी देना। लास्ट नेल इन द कॉफिन है वो थी RIN म्यूटिनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। 18 फरवरी 1946 को क्या होता है, 1100 जो रेटिंग्स होती है, जो ऑफिसर्स होते हैं किसके, HMIS तलवार के। ठीक है, हिज मैजेस्टीज इंडियन शिप तलवार। ठीक है, उसके जो 1100 रेटिंग्स होती है, जो ऑफिसर्स वगैरह सोल्जर्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे स्ट्राइक पे चले जाते हैं। ठीक है, कि हमको तो कुछ भी आगे काम धंधा नहीं करना है और हम तो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, और बोट वोट निकाल के और कोस्ट की तरफ जाने लगते हैं। उसके अलावा कॉजेस, अच्छा अब उसके अलावा एक बात तो ये होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बाकी जो दूसरी जो रेटिंग्स हैं, दूसरे और भी लोग हैं नेवी के जो ऑफिसर्स वगैरह, वो सारे भी इसके अंदर ज्वाइन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इशू है। अब समझो कॉजेस क्या क्या थे भाई, क्या कॉजेस थे। सबसे पहली बात तो INA ट्रायल्स, मैंने समझाया INA ट्रायल्स की वजह से बहुत ज़्यादा ये वो है, क्योंकि ये INA के बंदे कौन है, मैंने बताया प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं। अब प्रिजनर्स ऑफ वॉर कौन है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर ये वही लोग हैं जो इनके साथ कभी ब्रदर्स इन आर्म्स थे, समझ में आया, जो बाकी जो RIN की जो रेटिंग्स हैं इनके साथ में काम करते थे, जिन्हें कैप्चर कर लिया गया, उन लोगों के ऊपर ट्रायल चला रहे हो, समझ में आया। तो इसके ऊपर तो काफ़ी लोग नाराज़ होंगे ही। दूसरी बात अब्यूज़, जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो इनका अब्यूज़ भी करते थे, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था कि भाई वो उनको थर्ड क्लास सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते थे। उसके अलावा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, खाना भी देते थे तो खुद के लिए अच्छा खाना होता था, हमारे लिए जो है बहुत ख़राब खाना होता था, अनपैलेटेबल फूड होता था। ठीक है, खाया ही नहीं जाता था, गेटा ही नहीं जाता था। उसके अलावा यूज़ ऑफ इंडियन ट्रूप्स, ये मैंने आपको बताया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसी जगहों पर इंडियन ट्रूप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरों की कॉलोनी बनाने के लिए, समझ में। तो गजब का खेल है ये भी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। जिसके बाद क्या हुआ, RIN की म्यूटिनी हुई, बाद में दूसरी रेटिंग्स ने भी ज्वाइन करा, और इसके बाद क्या चीज़ होती है, इसके बाद लास्ट में जो है ब्रिटिशर्स थक जाते हैं, ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब कुछ नहीं है, और फिर जो है अब इंडिपेंडेंस होगी। ठीक है, तो इस इंडिपेंडेंस को डिस्कस करेंगे आगे किसी और वीडियो में। अभी रिविजन करते हैं, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे समझो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ठीक है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं, इजी है, ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, INA। उसके अलावा क्या है, विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, म्यूटिनी इन RIN, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन द अबव इवेंट्स। अच्छा, ये देखो क्रोनोलॉजी की बात है, तो क्रोनोलॉजी के अंदर सबसे पहले RTC हुआ था, RTC के बाद में फिर जो है क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, और क्विट इंडिया के बाद RIN हुआ था।
ठीक है। तो क्रोनोलॉजी अभी समझ में नहीं आएगी, आरटीसी और क्विट इंडिया दोनों डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्रोनोलॉजी के ऊपर वापस आएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं आईएनए फर्स्ट फेज। आईएनए फर्स्ट फेज की अगर बात करें, यहाँ पे मोहन सिंह ये इसको रेस करते हैं, जापान के पास जाते हैं, जापान को बोलते हैं कि भाई हमको जो है आर्मी वगैरह रेस करनी है। जापान बोलता है ठीक है, 40,000 तक की आर्मी रेस कर देते हैं। 1942 की बात चल रही है, समझ में आया। 1942 की में ये सब चीज़ें हो रही है। 1945 के अंदर जो है वो ट्रायल्स होंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, फिर उसके बाद इनका कुछ डिस्प्यूट वगैरह, डिफरेंसेस वगैरह आते हैं, तो इन्हें कैप्चर कर लिया जाता है। फिर क्या है, मतलब कैप्चर तो क्या है, भागे तो थे ही नहीं है, कस्टडी में ले लिया जाता है ना। सेकंड फेज़ की अगर बात करें तो सेकंड फेज़ के अंदर रास बिहारी बोस ये जापान में होते हैं, नेचुरलाइज सिटीजन बन चुके होते हैं। इन्होंने दो जो है ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी थी, पहला इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो और दूसरा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है ये इसके बारे में सुनते हैं कि भाई आईएनए वगैरह ऐसा कुछ बन रहा है, ये भी सिंगापुर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। साइमल्टेनियसली उसी समय क्या हो रहा था, मोहन सिंह जी को अरेस्ट कर लेते हैं, तो ये वहाँ पे जाते हैं, तो इनकी जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी उसके हाथ में इसकी कमान दे देते हैं, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, रास बिहारी बोस ही होते हैं। बाद में जो है सुभाष चंद्र बोस आएंगे, वो इसके सुप्रीम कमांडर बन जाएंगे, वो जो है एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनाएंगे सिंगापुर के अंदर, है ना, और यूके और यूएस के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देंगे। विमेंस डिवीजन था एक, रानी झांसी रेजिमेंट नाम था उसका, इसे याद रखना है। और हेडक्वार्टर्स जो है इसके हेडक्वार्टर्स बाद में कहाँ बनते हैं, रंगून में बनते हैं। रंगून कहाँ है, बर्मा, ठीक है, मॉडर्न डे म्यांमार। फिर उसके बाद वॉर क्राई चलो दिल्ली ये देते हैं, जय हिंद ये देते हैं, जो नेताजी का टाइटल है वो इन्हें जर्मन से देते हैं जर्मनी में। और जो है फादर ऑफ नेशन ये फर्स्ट टाइम बुलाते हैं 1944 में रेडियो के द्वारा। 1943 के अंदर क्या होता है कि अंडमान एंड निकोबार। अच्छा, फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ ये मैंने नहीं बताया। तो सुभाष चंद्र बोस जो है बाद में कहीं जा रहे थे, हेलीकॉप्टर या प्लेन वगैरह कहीं से कहीं जा रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है। अब अभी तक बॉडी वगैरह कुछ भी रिकवर नहीं हुई है और कुछ लोग कुछ कुछ सस्पेक्शन नहीं करते रहते हैं, बट ऐसा कहा जाता है कि ताइवान के ऊपर कहीं थे ये, और ताइवान के ऊपर जब थे तो इनका प्लेन या हेलीकॉप्टर जो भी होता है वो क्रैश कर जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। प्लेन ही होगा मेरे ख्याल से, उस समय हेलीकॉप्टर नहीं थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फर्स्ट टू कॉल गांधी फादर ऑफ नेशन, ये मैंने आपको बता दिया। ऑक्यूपाइड मोइरांग, मोइरांग को ऑक्यूपाई करा था, वहाँ पे एक इनका म्यूजियम भी बना हुआ है, आईएनए का म्यूजियम बना हुआ है ना। एलाइड फोर्सेस ने वापस से उसको रिक्लेम वगैरह करा। जापान ने जब सरेंडर कर दिया था 1945 में, तो आईएनए ने भी सरेंडर कर दिया। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मुक्ति सेना या फ्रीडम आर्मी का इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट करा था, समझ में आया, मुक्ति सेना या फ्रीडम आर्मी, ठीक है। बस ये हो गया। इंडियन सिविल सर्विसेज क्रैक करा था, छोड़ दिया था, अपन से क्रैक हो नहीं रहा है। फिर उसके बाद क्या है, फर्स्ट ट्रायल, रेड फोर्ट वगैरह ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज खान। शाहनवाज भुट्टो भी हैं एक, है ना, वो अलग चीज़ है, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस में आते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत करना। वो अपने बंदे भी नहीं है, वो मतलब ठीक है, पाकिस्तान वगैरह जो भी कुछ है, ठीक है। आरआईएन का ये अपन ने देख लिया था 18 फरवरी 1946। 1945 के अंदर देखो, अगस्त 1945 में ये लोग सरेंडर कर देते हैं। 1940 फरवरी 1946 के अंदर रेटिंग्स जो है वो म्यूटिनी कर देती है, ठीक है, और स्ट्राइक पे चली जाती है। कॉजेज देख लिए, आईएनए ट्रायल्स, अब्यूज बाय ऑफिसर्स, यूज ऑफ आईएनए ट्रूप्स इन इंडोनेशिया, अनपैलेटेबल फूड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। बाद में दूसरी रेटिंग वगैरह भी ज्वाइन कर लेती। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट है, फीडबैक है, कमेंट है, क्वेश्चन है, तो उसको आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, और अगर आपके कुछ और डाउट्स वगैरह डिस्कशन वगैरह हो तो उसके लिए। थैंक यू।